हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर टी आर चौधरी। आप देख रहे हैं आपका अपना उत्थान एजुकेशन। और मैं आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ कुछ विशिष्ट टॉपिकों के ऊपर चर्चा करने के लिए। आज अपन लास्ट क्लास के आगे का टॉपिक देखेंगे। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अपन देख रहे थे, और उसी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के आगे का पार्ट है हार्ट, हृदय, कार्डियो। तो अपन नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। बोर्ड की स्क्रीन पे आपको दिख रहा है हार्ट, हृदय, दिल, कार्डियो। अर्थात आप मेरे साथ मुखातिब हो रहे हैं दिल से दिल की बात पार्ट 2 में। और अपन सबसे पहले हृदय की बात करते हैं। तो ये रुधिर परिसंचरण तंत्र का सबसे मुख्य अंग है, जिसमें आप ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलरिक फ्लूइड, यानी रुधिर के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र का निर्माण कुछ विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर के होता है। उसमें मुख्य अंग जो सबसे है, पहला अंग वो है हृदय। कुछ दूसरे अंग के रूप में धमनियां उपस्थित रहती है जिनको आर्टरीज बोलते हैं, और सिराएं उपस्थित रहती है जिनको वेंस बोलते हैं, और कैपिलरीज, केशिकाएं उपस्थित रहती है जो सिराओं और धमनियों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। तो इस क्लास में अपन विस्तार से डिस्कस करेंगे हृदय के बारे में, जो दिल कहलाता है, कार्डियो है। तो आप उद्विकास के क्रम, उद्विकास का क्रम का मतलब है कि जीव जब उत्पन्न हुए, प्रकृति पर जीवों की उत्पत्ति आज आप जिस रूप में देख रहे हैं इस रूप में नहीं थी। अर्थात एक कोशिकीय के जीव से धीरे धीरे उद्विकास के द्वारा, जो सतत रूप से चलने वाली अदृश्य क्रिया है, के द्वारा जटिल जीवों की उत्पत्ति हुई है। और उस उत्पत्ति के क्रम में अपन देखेंगे कि सबसे पहले जीवों में एक कोष्ठीय हृदय के रूप में या मोनोचैम्बर्ड हार्ट के रूप में हृदय की उत्पत्ति हुई थी। और वो हृदय आज भी सेफेलोकॉर्डेटा संघ के जीवों में उपस्थित रहता है। सेफेलोकॉर्डेटा संघ के जीवों में एक कोष्ठीय हृदय उपस्थित रहता है, जो शुद्ध और अशुद्ध रुधिर को शरीर में पंप करने का कार्य करता है। अर्थात इसमें कोई शुद्ध और अशुद्ध रुधिर का अलग अलग परिवहन नहीं होता है। तो आप कहेंगे कि मोनोचैम्बर्ड हार्ट सेफेलोकॉर्डेटा के जीवों में पाया जाता है। दूसरी बात करेंगे अपन द्विकोष्ठीय हृदय की, बाई चैम्बर्ड हार्ट। द्विकोष्ठीय हृदय, इसको वीनस हार्ट बोलते हैं। ये पीसीज वर्ग, मछली वर्ग के जीवों में मुख्यतः द्विकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, जिसमें एक आलिंद होता है और एक निलय होता है। अर्थात आलिंद का कार्य रहता है अशुद्ध रुधिर को शरीर में लाना, और निलय का कार्य रहता है अशुद्ध रुधिर को शरीर में पंप करना गिल्स द्वारा। आप जानते हैं पीसीज वर्ग के जो जीव होते हैं जिनमें मछलियां पाई जाती है, और इन मछलियों में ऑक्सीजन को रक्त में मिलाने का कार्य गिल्स करते हैं। तो द्विस चैम्बर्ड हार्ट जो है, बाही चैम्बर्ड जो हार्ट है, द्विकोष्ठीय हृदय है, उसमें दो चैम्बर पाए जाते हैं। एक आलिंद होता है और एक निलय होता है। अर्थात इसमें शुद्ध और अशुद्ध रुधिर का परिवहन साथ साथ होता है। अतः इसे वीनस हार्ट भी कहते हैं। तीसरी अपन बात करेंगे त्रिकोष्ठीय हृदय के रूप में, ट्राई चैम्बर्ड हार्ट। तो आप कहेंगे उद्विकास के क्रम में जितने भी एम्फीबियन है, जिनको आप उभयचर कहते हैं, इन समस्त एम्फीबियन में त्रिकोष्ठीय हृदय उपस्थित रहता है। और त्रिकोष्ठीय हृदय की आप बात करेंगे तो इसमें दो आलिंद होते हैं और एक निलय उपस्थित रहता है। दोनों आलिंद अपने आप में सेपरेट रहते हैं और निलय एक ही रहता है। आलिंदों में अशुद्ध रुधिर आता है और निलय द्वारा शरीर में शुद्धिकरण के लिए भेजा जाता है। ये त्रिकोष्ठीय हृदय किस में पाया जाता है दोस्तों? एम्फीबियन वर्ग के जीवों में उपस्थित रहता है। अगला है आंशिक चतुकोष्ठीय हृदय। तो आंशिक चतुकोष्ठीय हृदय का मतलब क्या है? इस प्रकार के हृदय में चार कोष्ठ अवश्य होते हैं, दो आलिंद होते हैं और दो निलय होते हैं। इन चारों कोष्ठों में आप देखेंगे तो दोनों आलिंद तो आलिंद भित्ति के द्वारा अलग अलग रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, किंतु निलय है वो आंशिक रूप से आपस में जुड़े रहते हैं। इसके डायग्राम की बात करें तो आप ऐसा देखेंगे। जिसमें आप ये कह रहे हैं कि जो आलिंद है वो प्योर रूप से सेपरेट रहते हैं। ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है,
ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो आप देख रहे हैं दोनों आलिंद अलग अलग है, किंतु निलय को आप देखेंगे तो नीचे से आंशिक रूप से जुड़े हुए हैं, अर्थात इनको आंशिक चतुकोष्ठीय हृदय कहते हैं। पार्सली फोर चैम्बर्ड हार्ट एक विशेष प्रकार का गुणधर्म दर्शाता है और यह हृदय पाया जाता है सभी सरीसर्प वर्ग के जीवों में। सरीसर्प वर्ग के जीवों में। दोस्तों इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि आंशिक चतुकोष्ठीय हृदय सरीसर्प वर्ग के जीवों में पाया जाता है, पर प्रश्न ये नहीं पूछा जाता है कि सरीसर्प वर्ग के जीवों में कैसा हृदय पाया जाता है। प्रश्न ये बनता है कि मगरमच्छ, क्रोकोडाइल सरीसर्प वर्ग का जीव है, फिर भी इसमें इसमें पूर्ण चतुकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। पूर्णतः चतुकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, अपवाद है, अर्थात क्रोकोडाइल्स को छोड़कर बाकी सभी एम्फीबियन वर्ग के जीवों में आंशिक चतुकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। या यूं कह सकते हैं कि क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ को छोड़कर बाकी सभी सरीसर्प वर्ग के जीवों में आंशिक चतुकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, किंतु सरीसर्प वर्ग का जो मगरमच्छ है उसमें सभी पक्षी वर्ग में और सभी स्तनधारियों में पूर्ण चतुकोष्ठीय हृदय उपस्थित रहता है। तो अगला पांचों प्रकार का जो हृदय है वो पूर्ण फोर चैम्बर्ड हार्ट है, अर्थात पूर्णतः चतुकोष्ठीय हृदय है। इस हृदय का सबसे पहले आपको बता दूं कि ये पाया किस में जाता है। एक तो मगरमच्छ जो सरीसर्प वर्ग का जीव है, फिर भी पूर्ण चतुकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। दूसरे सभी पक्षी वर्ग के जो जीव है इसमें भी पूर्ण चतुकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। और अगला सभी स्तनधारी वर्ग के जीवों में भी पूर्ण चतुकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। अर्थात पूर्ण चतुकोष्ठीय हृदय में दो पूर्ण विकसित आलिंद होंगे और दो पूर्ण विकसित निलय उपस्थित रहेंगे। अर्थात इस वर्ग के जीवों में उपस्थित जो हृदय है उसमें शुद्ध और अशुद्ध रुधिर का परिवहन पूर्णतः अलग अलग होगा, अर्थात अपने परिसंचरण के दौरान शुद्ध रुधिर अलग परिसंचरित रहेगा और अशुद्ध रुधिर अलग परिसंचरित रहेगा। अब शुद्ध और अशुद्ध रुधिर का क्या मतलब है, तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि शुद्ध रुधिर का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है और CO2 की मात्रा कम है। अशुद्ध रुधिर का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है और CO2 की मात्रा अधिक है। तो आप जो पूर्णतः चतुकोष्ठीय हृदय देख रहे हैं उसमें आप सीधा सीधा कहेंगे पूर्णतः जो चतुकोष्ठीय हृदय है उस हृदय के अंदर आपके ऑक्सीजेट और नॉन ऑक्सीजनेट अर्थात ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत रुधिर का परिवहन अलग अलग होता है, यानी शुद्ध और अशुद्ध रुधिर का परिवहन अलग अलग होता है। अब अपन देखेंगे आगे पूर्ण चतुकोष्ठीय हृदय आखिर होता कैसा है, उसकी संरचना क्या है, उसमें क्या क्या पाया जाता है। तो सिंपल सी एक स्ट्रक्चर है जिसको मैं आपके सामने ला रहा हूं। यह है आपका पूर्ण चतुकोष्ठीय हृदय। ये बहुत सिंपल डायग्राम है, कुछ मॉडिफाइड नहीं किया गया है। डायग्राम आपको और भी विस्तार से बताएंगे, आप एक बार इसको समझ लीजिएगा। ये पूर्ण चतुकोष्ठीय हृदय है जिसमें ऊपर की ओर जो भाग दिख रहा है वो आपका ऊपर की ओर जो भाग दिख रहा है आपका वो आपका इधर का जो भाग है वो राइट भाग कहलाएगा और इधर का जो भाग है वो लेफ्ट भाग कहलाएगा। इधर जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये दायां आलिंद दिखाई दे रहा है आपको, जिसको राइट एट्रियम लिखा हुआ है। इस दो नीचे की तरफ जो भाग दिख रहा है जिसको आप दायां निलय कह रहे हैं, सॉरी दायां निलय कह रहे हैं, और इस दाएं आलिंद में शरीर के ऊपरी भागों से सुपीरियर वेना केवा पश्च महाशिरा के द्वारा रुधिर को लाया जाता है। संपूर्ण रुधिर को यहाँ लाया जाता है, अशुद्ध रुधिर होता है। और नीचे से शरीर के निचले भागों से अग्र महाशिरा इंफीरियर वेना केवा इम्प्योर ब्लड को लाती है। ये इम्प्योर ब्लड पूरी बॉडी का अशुद्ध रुधिर दो मुख्य सिराओं के द्वारा ऊपरी भाग से सुपीरियर वेना केवा यानी पश्चिमाशिरा और नीचे के भागों से इंफीरियर वेना केवा यानी अग्र महाशिरा संपूर्ण शरीर का अशुद्ध रुधिर है वो राइट एट्रियम में लाती है, अर्थात दाएं आलिंद में लाती है। इस दाएं आलिंद में आने वाला रुधिर दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में उपस्थित ट्राइकस्पिड वाल्व अर्थात त्रिवलन कपाट है, उस कपाट की सहायता से संपूर्ण रुधिर को किसमें स्थानांतरित कर दिया जाता है मित्रों, किसमें स्थानांतरित कर दिया जाता है, राइट निलय के अंदर कर दिया जाता है। अब राइट निलय के अंदर अर्थात राइट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड आएगा, दाएं निलय में जो ब्लड आएगा उस ब्लड में दाएं निलय के अंदर संकुचन के कारण ये पूरा का पूरा ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी लास्ट क्लास में आपको बता रहा था कि
शरीर की धमनियों में शुद्ध रुधिर का परिवहन होता है और सिराओं में अशुद्ध रुधिर का परिवहन होता है। धमनियां शरीर में अधिक गहराई पर स्थित रहती है, सिराएं शरीर में सुपरफिशियली रहती है। सिराएं पतली भित्ति वाली होती है, धमनियां मोटी भित्ति वाली होती है। किंतु इसका अपवाद है कि धमनियों में शुद्ध रुधिर का परिवहन, सिराओं में अशुद्ध रुधिर का परिवहन। फिर भी इसका अपवाद है, वो अपवाद यह है कि फुफ्फुसीय धमनी धमनी होते हुए भी अशुद्ध रुधिर का परिवहन करती है। आप देख रहे हैं ये दायां निलय है, इस दाएं निलय से ये फुफ्फुसीय धमनी निकल रही है, पल्मोनरी आर्टरी फुफ्फुसीय धमनी निकल रही है। यहाँ पर फुफ्फुसीय सिरा लिखा है जो गलत है, ये फुफ्फुसीय धमनी है, ये फुफ्फुसीय धमनी निकल रही है। इस फुफ्फुसीय धमनी द्वारा अशुद्ध रुधिर का परिवहन होता है और ये अशुद्ध रुधिर कहाँ लेके जाती है मित्रों? कहाँ लेके जाती है? फेफड़ों में लेके जाती है। किसके लिए? शुद्धिकरण के लिए। इस फुफ्फुसीय धमनी द्वारा दाएं निलय से शरीर के संपूर्ण अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों तक स्थानांतरित किया जाता है। अब फेफड़ों में विसरण क्रिया के द्वारा, कौन सी क्रिया? विसरण क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन को रक्त में मिलाया जाता है और रक्त में उपस्थित जो CO2 है उसको फेफड़ों में ले लिया जाता है, अर्थात रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। अर्थात इस दाएं भाग के अंदर, इस हृदय के दाएं भाग के अंदर अशुद्ध रुधिर का परिवहन होता है मित्रों। एक बार फिर बता देते हैं आपको कि हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रुधिर का परिवहन होता है। अब अपन चलते हैं हृदय के बाएं भाग में, अर्थात लेफ्ट पार्ट के अंदर। लेफ्ट पार्ट में ऊपर की ओर उपस्थित चौड़ा जो भाग है उसको आप लेफ्ट एट्रियम या बाह्य आलिंद कहते हैं। नीचे की ओर उपस्थित जो पतला और संकरा भाग है उसको आप लेफ्ट वेंट्रिकल या बाह्य निलय कहते हैं। ये प्योर ब्लड का, प्योर यानी शुद्ध रुधिर का संचरण करता है। कैसे करता है कि सबसे पहले पल्मोनरी वेन यानी फुफ्फुसीय सिरा, आपने थोड़ी देर पहले ही कहा सभी सिराओं में, अधिकांश सिराओं में अशुद्ध रुधिर का परिवहन होता है, किंतु इसका अपवाद है कि फुफ्फुसीय सिरा होते हुए भी शुद्ध रुधिर को फेफड़ों से हृदय तक लाती है। तो ये है पल्मोनरी वेन। ये राइट और लेफ्ट दोनों है। ये आपका दिख रहा है लेफ्ट एट्रियम जिसके अंदर फेफड़ों से शुद्ध रुधिर आएगा और यहाँ आने वाला शुद्ध रुधिर बाह्य आलिंद और बाह्य निलय के बीच उपस्थित बाइकस्पिड वाल्व, जिसको द्विवलन कपाट कहते हैं, जिसको मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, इस वाल्व के द्वारा संपूर्ण रुधिर इस दाएं निलय में आ जाता है और दाएं निलय में आने के बाद निलय की भित्ति में संकुचन होता है और शरीर का संपूर्ण रुधिर इस दाएं निलय से सिस्टमिक एरोटा अर्थात दैहिक धमनी चाप कहलाता है, जिसके द्वारा शरीर के संपूर्ण भागों में संचरित कर दिया जाता है। ये तो हृदय की बाह्य आकारिकी थी, यानी इसको आप एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कह सकते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में आप देखेंगे हृदय की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। आपके सामने एक स्वरचित डायग्राम, बहुत ही सिंपल और सीधा सटीक एक ऐसी चित्र की रचना की गई है जो आपको हृदय की आंतरिक संरचना को समझाने का प्रयास कर रहा है। आप देख रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हृदय की आंतरिक संरचना, जिसमें मैंने हृदय के अंदर उपस्थित सभी चीज़ों को विस्तार से समझाने का प्रयास किया है। मित्रों, बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और वीडियो को देखते वक्त आप अपनी नोटबुक को खोल के बैठिएगा, इस डायग्राम को ड्रॉ कीजिएगा और पूरी चीज़ें अपनी नोटबुक में बनाइएगा, फिर आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा वीडियो है। आप देखेंगे कि कितना अच्छा वीडियो है। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं। इस वीडियो में आप देख रहे हैं ये जो वीडियो है वो स्तनधारियों का पूर्ण विकसित चतुकोष्ठीय हृदय अर्थात मनुष्य का हार्ट है, मानव का दिल है, आपका दिल कह सकते हैं। इस दिल के अंदर 4 भाग होते हैं, ऊपरी 2 चौड़े एवं मोटा भाग, जो निचले भागों को ढका रखता है वो आलिंद या एट्रियम कहलाते हैं। निचले संकरे अधिक लंबे भाग जो ऊपरी भाग से पार्शियल रूप से ढके रहते हैं, संकरे होते हैं, उनको आप निलय या वेंट्रिकल कहते हैं। जो आपके राइट भाग में उपस्थित रहते हैं उसको ऊपरी भाग को राइट एट्रियम और ऊपरी भाग को राइट एट्रियम और इसके निचले भाग को राइट वेंट्रिकल कहते हैं, अर्थात दायां आलिंद और दायां निलय। इसी प्रकार से लेफ्ट पार्ट में उपस्थित ऊपरी भाग को लेफ्ट एट्रियम और निचले भाग को लेफ्ट वेंट्रिकल अर्थात बाह्य आलिंद एवं बाह्य निलय कहते हैं। अब
आप पहले से ही स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं कि हृदय के जो दायां भाग है, दाहिना भाग है, उसमें अशुद्ध रुधिर का परिवहन रहता है, अशुद्ध रुधिर संचरित करता है, और हृदय का जो बायां भाग है वो शुद्ध रुधिर का परिवहन करता है, अर्थात राइट पार्ट अशुद्ध रुधिर और लेफ्ट पार्ट में शुद्ध रुधिर होता है। किस प्रकार से, कैसे रुधिर का क्या परिसंचरण रहता है, तो हृदय की आंतरिक संरचना में सबसे पहले हृदय की बाह्य दीवार की बात करें तो हृदय में आप देख रहे हैं ऊपर की ओर जो एट्रियम है उसमें भी 3 परतें दिख रही है आपको। ये सबसे बाहर की ओर जो परत है, इसको मैंने इधर ले जाके बड़ा करके देखा है, तो आप देख रहे होंगे उधर के कोने में सबसे बाहरी जो परत है उसको पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम मित्रों सबसे पतला सरल उत्तक से बना, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू से बना सबसे पतला श्वेत संयोजी उत्तक से बनी स्तर रहती है, जिसको पेरिकार्डियम या पेराइटल विसरल पेराइटल पेरिटोनियम भी कहते हैं। उसके अंदर की तरफ उपस्थित जो भाग है वो मध्य की ओर उपस्थित जो परत है उसको मायोकार्डियम या मस्कुलर लेयर कहते हैं। इसमें हृदय पेशियां उपस्थित रहती है। उसके अंदर की ओर उपस्थित पतली और अंदर से फोल्डेड परत उपस्थित रहती है, जिसको एंडोकार्डियम कहते हैं। अर्थात मित्रों हृदय की जो भित्ति है, हृदय की जो दीवार है, वो 3 प्रकार की परतों से मिलकर के बनी होती है। सबसे बाहरी परत को पेरिकार्डियम, मध्य परत को मायोकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम का काम संपूर्ण हृदय को आवृत करने का है। मायोकार्डियम का कार्य है कार्डियक मसल्स उपस्थित रहती है। यही कार्डियक मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन की क्रिया के द्वारा हृदय में संकुचन और अनुशीतलन यानी सिस्टोल एंड डायस्टोल होता है। अब आप देखेंगे सबसे आंतरिक परत एंडोकार्डियम है। इससे हृदय की अंदर की तरफ कई तंत्रिकीय तंतु और मसल्स व टेंडन्स जुड़े रहते हैं, जो हृदय की आंतरिक संरचनाओं में आवेगों का संचरण करने का कार्य करते हैं। तो हृदय की जो आलिंदों की जो भित्ति है उसको भी आप देखिएगा, और फिर निलियों की जो भित्ति है उसको भी देखिएगा। कॉम्परेटिव स्टडी कीजिएगा कि आलिंद की भित्ति इतनी बड़ी है और निलियों की भित्ति इतनी बड़ी है, तो आप कहेंगे कि हृदय का जो ऊपरी भाग आलिंद है उसकी भित्तियां निलियों की तुलना में पतली होती है। अर्थात आलिंदों की भित्ति निलियों से पतली, अर्थात निलय अधिक मोटे होते हैं, निलियों की भित्ति अधिक मोटी होती है। क्यों होती है मोटी, ये अपन आगे स्टडी करेंगे। अगली बात है, इस हृदय की आंतरिक संरचना में अपन देखते हैं तो हृदय का जो सबसे पहला भाग मैं स्टडी करूं तो राइट एट्रियम की अपन बात करते हैं। राइट एट्रियम हृदय का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसी संरचना, एक ऐसी चीज पाई जाती है जो संपूर्ण हृदय की गति को नियंत्रित और नियमित करती है, जिसका नाम है एसे नोड, साइनो एरिकुलर नोड, जिसको हृदय का पेस मेकर या गति निर्धारक कहते हैं। ये बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस प्रश्न के बारे में पूछा जाता है। साइनो एरिकुलर नोड, ऐसे नोड एक न्यूरोमस्कुलर नोड है, अर्थात तंत्रिका और पेशियों से निर्मित एक ऐसी घूंटी या एक ऐसी गांठ है जिसमें विशिष्ट प्रकार के तंत्रिकीय आवेग उत्पन्न किए जाते हैं। अर्थात ये एक ऐसी हृदय की एक ऐसी बैटरी समझ लो, एक ऐसी वोल्टेज उत्पन्न करने वाली, विभव उत्पन्न करने वाली गांठ समझ लो, जिसके द्वारा 60 से 70 वोल्ट का विभव उत्पन्न किया जाता है। ये विभव इस हृदय की संपूर्ण क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करता है। इसलिए इस संरचना को, ऐसे नोड को हृदय का पेसमेकर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा ऐसे नोड को हृदय का पेसमेकर कहते हैं क्यों, तो आप कहेंगे कि ये न्यूरोमस्कुलर नोड है, तंत्रिका और पेशियों से निर्मित एक ऐसी गांठ है जिसमें विशिष्ट आवेग वाले विशिष्ट विभव के तंत्रिकीय आवेग उत्पन्न किए जाते हैं, जिसको विशिष्ट प्रकार के तंतुओं द्वारा संपूर्ण हृदय की दीवारों में फैलाया जाता है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं जो ऐसे नोड का कलर है, इसी कलर के कुछ डॉट डॉट दिखा रहे हैं। ये डॉट इस बात को इंगित करते हैं कि इस राइट एट्रियम की भित्ति में उपस्थित इस विशिष्ट प्रकार की तंत्रिकीय मस्कुलर या न्यूरोमस्कुलर कहें घूंटी के द्वारा ऐसे आवेग उत्पन्न किए जाएंगे, जो आवेग इस हृदय की दीवारों में संपूर्ण रूप से फैलते हैं। यहाँ से फैलने वाले ये आवेग आप देख रहे हैं डॉट डॉट के द्वारा यहाँ आ रहे हैं, और यहाँ एक विशिष्ट प्रकार की और घूंटी उपस्थित है जिसका नाम है एवी नोड, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है एवी नोड। इसको एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं, अर्थात एट्रियम और वेंट्रिकल, एट्रियम का मतलब आलिंद है, वेंट्रिकल का मतलब निलय है। आलिंद और निलयों के जंक्शन स्तर पर एक इधर के 2 आलिंद या इधर के 2 निलयों से मिल रहे हैं, इस जंक्शन एक पर एक विशिष्ट प्रकार की और नोड पाई जाती है जो विशिष्ट रूप से तंत्रिकीय नोड होती है, अर्थात इसका निर्माण विशिष्ट प्रकार की तंत्रिकाओं से होता है, जो हृदय में
ऐसे नोड पर उत्पन्न होने वाले आवेगों को निलय की भित्तियों तक विशिष्ट प्रकार के तंत्रिकीय तंतुओं द्वारा फैलाने का या संचरित करने का कार्य करती है। तो आप देखेंगे इस नोड के द्वारा विशिष्ट प्रकार के तंत्रिकीय तंतु निकलते हैं, उन तंतुओं का नाम है बंडल ऑफ हिज के बंडल। ये हिज के बंडल आगे जाकर के निलय की दीवारों में बट रहे हैं। निलय की दीवारों में जो आवेग जा रहे हैं रेड कलर में आपको दिख रहे हैं, उसको पुरकंजे फाइबर या पुरकंजे के तंतु कहते हैं। इन तंतुओं का काम है कि ऐसे नोड में जो आवेग उत्पन्न होगा, जिसको आप हृदय की पेसमेकर कहते हैं, इस आवेगों को इस निलय की भित्ति के द्वारा आलिंद की भित्ति द्वारा एवी नोड तक लाया जाएगा और एवी नोड के पास जो आवेग आएंगे उन आवेगों को बंडल ऑफ हिज के बंडलों द्वारा पुरकंजे के तंतुओं से होते हुए संपूर्ण निलयों की दीवारों में जाएगा और निलय की संकुचन व अनुशीतलन की क्रिया का नियंत्रण और नियमन करते हैं। मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अंदर से बात है। अब जो निलय की भित्तियों में जो तंत्रिकीय आवेग पहुंचेंगे पुरकंजे के फाइबर द्वारा, उन आवेगों को आगे की तरफ निलय की जो अंदर की तरफ उभार उपस्थित है, उन उभारों का नाम है कॉलुमना कॉर्नाई। ये कॉलुमना कॉर्नाई इस आवेगों को आलिंद और निलय के बीच उपस्थित विशिष्ट प्रकार के वाल्व तक फैलाने का कार्य करते हैं। अब देखिएगा, अगला पॉइंट ये है, पिछले वाले डायग्राम में आपने ये भी देखा था कि संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रुधिर को कब, कैसे और किससे लेता है। तो आप कहेंगे शरीर के ऊपरी भाग से सुपीरियर वेना केवा या अग्र महाशिरा कहते हैं, पश्चिम महाशिरा कहते हैं, और इधर इंफीरियर वेना केवा जिसको आप अग्र महाशिरा कहते हैं। इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा इधर नीचे बता रखी मैंने, ये डॉट 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 करके खुलती कहाँ है आकर के, ये भी आपके दाहिने आलिंद में खुलती, और सुपीरियर वेना केवा ये भी आपके दाहिने आलिंद में खुलती। अर्थात संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रुधिर को सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, अग्र महाशिरा व पश्चिम महाशिरा, और तीसरी ये है थिबेसियन वेन। इन तीन सिराओं के द्वारा संपूर्ण शरीर का अशुद्ध रुधिर सबसे पहले मित्रों का आएगा राइट एट्रियम में। अर्थात आप देखेंगे तो हृदय के दो पार्ट है, ऊपर के राइट एट्रियम और इधर का लेफ्ट एट्रियम। तो आंतरिक संरचना के रूप से देखें, अंदर से देखें तो मैंने लिखा है राइट एट्रियम बड़ा होता है किसकी तुलना में, लेफ्ट एट्रियम की तुलना में। अर्थात लिखा है मैंने राइट एट्रियम आंतरिक रूप से बड़ा होता है लेफ्ट एट्रियम की तुलना में। अर्थात लेफ्ट एट्रियम छोटा होता है किसकी तुलना में, राइट एट्रियम की तुलना में। इसका जस्ट उल्टा है वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में आप कहेंगे बायां जो निलय है वो बड़ा होता है किसकी तुलना में, दाहिने निलय की तुलना में। आप देख रहे हैं इधर का ऊपर का भाग बड़ा, मैं फिर यहां से लिख रहा हूं, ये बड़ा, ये छोटा, ये छोटा और ये बड़ा। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा आलिंद बड़ा और कौन सा निलय बड़ा। तो आप शुरू कर देंगे राइट से, राइट एट्रियम इज लार्ज टू लेफ्ट एट्रियम। अर्थात राइट एट्रियम जो है वो लेफ्ट एट्रियम की तुलना में बड़ा होता है। इसी प्रकार से लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो राइट वेंट्रिकल की तुलना में बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है, क्या है, तो संपूर्ण बॉडी से अशुद्ध रुधिर को इकट्ठा करने के लिए हृदय की कुछ आंतरिक संरचना को बड़ा बनाना पड़ेगा। इसलिए जो प्रकृति थी उसने मनुष्य का निर्माण करते समय या चतुकोष्ठी हृदय का निर्माण करते समय इस राइट एट्रियम को लेफ्ट एट्रियम की तुलना में बड़ा बनाया। तो संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रुधिर, एक सुपीरियर वेना केवा, दूसरी इंफीरियर वेना केवा और तीसरी थिबेसियन वेन, इन तीनों सिराओं के द्वारा संपूर्ण शरीर का अशुद्ध रुधिर सबसे पहले राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम में जो अशुद्ध रुधिर आया है, इस अशुद्ध रुधिर को मैंने एक बड़े एरो के द्वारा नीचे की ओर बता रखा है, ये इस प्रकार से। ये ब्लैक कलर का इसलिए बनाया है क्योंकि इधर अशुद्ध रुधिर होता है, इधर रेड कलर का प्रयोग इसलिए अधिक किया गया है क्योंकि इधर शुद्ध रुधिर चलता है। इसमें अशुद्ध रुधिर है, इधर शुद्ध है, इधर अशुद्ध है। तो जो अशुद्ध है उनको ब्लैक कलर से डायग्रामेटिक किया है और जो शुद्ध है उसको रेड कलर से डायग्रामेटिक किया है। सामान्यतः ऐसा करने का प्रयास किया गया है। तो आप कहेंगे इधर से जो अशुद्ध रुधिर है वो अशुद्ध रुधिर इस राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच उपस्थित ट्राइकस्पिड वाल्व, जिसको आप त्रिवलन कपाट कहते हैं, नाम क्या है, त्रिवलन कपाट। देखने में तो बहुत सिंपल है, अभी जो देख रहे हैं आप बहुत ही सिंपल है, पर याद रखिएगा राइट पार्ट में, राइट का मतलब राइट पार्ट के अंदर ट्राइकस्पिड वाल्व होता है और लेफ्ट भाग के अंदर बाइकस्पिड वाल्व होता है। अर्थात बाइकस्पिड वाल्व के अंदर 2 वलन रहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व के अंदर 3 वलन रहते हैं। इसलिए इसको हिंदी में त्रिकपट
सॉरी त्रिवलन कपाट कहते हैं और इसको द्विवलन कपाट कहते हैं। द्विवलन कपाट को मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब संपूर्ण शरीर का जो अशुद्ध रुधिर राइट एट्रियम में आया है, वो राइट एट्रियम में आने वाला रुधिर इस ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा सबसे पहले किसमें स्थानांतरित हो जाता है मित्रों? सबसे पहले संपूर्ण शरीर का अशुद्ध रुधिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में स्थानांतरित हो जाता है। जैसे ही अशुद्ध रुधिर राइट वेंट्रिकल में आता है तो राइट वेंट्रिकल रुधिर से भर जाता है और रुधिर से भरने से नीले की भित्तियों में इस पुरकंजे के तंतु द्वारा ऐसे नोड के आवेग आते हैं और इन आवेगों के कारण नीले के अंदर राइट वेंट्रिकल के अंदर संकुचन होता है और इस कॉन्ट्रैक्शन के कारण, इस कॉन्ट्रैक्टाइल के कारण इस राइट वेंट्रिकल के अंदर जितना भी रुधिर आया था वो रुधिर एक विशेष प्रकार की सिरा द्वारा एक विशेष प्रकार की धमनी द्वारा फेफड़ों तक ले जाया जाता है। रुधिर कैसा है? अशुद्ध है। ले जा कौन रही है? धमनियां। आपने पहले ही पढ़ा था कि धमनियां रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। धमनियां रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती। सिराएं शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को हार्ट की ओर लाती है। तो ये सिरा ही है, धमनी है। और ये धमनी क्या करती है? ये फेफड़ों तक रुधिर को ले जाने का कार्य करती है। नाम है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी ब्लैक रंग से लिखी है। इसका मतलब कैसे रुधिर का परिवहन करेगी? अशुद्ध रुधिर का परिवहन करती है। अपवाद है, धमनियां शुद्ध रुधिर का परिवहन करती है किंतु अपवाद स्वरूप राइट वेंट्रिकल से निकलने वाली फेफड़ों तक जाने वाली आगे जाके राइट और लेफ्ट दो भागों में बढ़ जाती। एक राइट लंग्स में जाती है, दूसरी लेफ्ट लंग्स में जाती है और ये दोनों राइट और लेफ्ट बोथ पल्मोनरी आर्टरी होते हुए भी, धमनी होते हुए भी अशुद्ध रुधिर का परिवहन करती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है मित्रों, नोट कर लेना इस बात को। अब फेफड़ों तक जाएगा ब्लड, फेफड़ों में ऑक्सीजन उपस्थित है। विसरण क्रिया के द्वारा इस रुधिर के साथ जो CO2 जाएगी वो CO2 फेफड़ों में चली जाएगी और फेफड़ों में उपस्थित जो ऑक्सीजन है वो रुधिर में मिला दी जाएगी, अर्थात रुधिर का शुद्धिकरण होगा या प्यूरिफिकेशन होगा। इस प्यूरिफिकेशन के बाद जो रुधिर फेफड़ों से वापस हृदय की ओर आएगा उस रुधिर को लाने का कार्य करती है पल्मोनरी वेन। आप कहते हैं सिराएं अशुद्ध रुधिर का परिवहन करती है किंतु अपवाद है इसका, पॉइंट नोट कर लेना, और वो अपवाद है पल्मोनरी वेन। फुफ्फुसीय सिरा, हिंदी में फुफ्फुसीय सिरा कहते हैं, इंग्लिश में पल्मोनरी वेन कहते हैं। ये फेफड़ों से शुद्ध रुधिर को कहाँ लाती है मित्रों? कहाँ लाती है? लेफ्ट एट्रियम तक लाने का कार्य करती है। पल्मोनरी वेन, फुफ्फुसीय सिरा फेफड़ों से शुद्ध रुधिर को बाहें आलिंद तक लाने का कार्य करती है। अर्थात इस बाहें भाग में आप जो सबसे पहले रुधिर आया है वो कैसा रुधिर है? शुद्ध रुधिर है, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है। अब यहाँ जो रुधिर आया है वो रुधिर शुद्धिकरण के बाद जो रुधिर आया है वो संपूर्ण रुधिर जो इस लेफ्ट एट्रियम में आया है वो लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, जिसको लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व या दाएं आलिंद निलय कपाट, हिंदी में दायां आलिंद, उल्टा बोल रहा हूं, बायां आलिंद निलय कपाट, बाहें आलिंद निलय कपाट के द्वारा रुधिर आ जाता है किसमें? बाहें निलय में। अब बाहें निलय में आने वाला रुधिर कैसा होगा? शुद्ध होगा। किससे आएगा? बाइकस्पिड वाल्व, द्विवलन कपाट से आएगा। इस द्विवलन कपाट को मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिट्रल वाल्व से जैसे ही इसमें रुधिर आया है तो निलय की भित्तियों में इस ऐसे नोड के आवेग बंडल ऑफ हिज एंड पुरकंजे के फाइबर द्वारा यहाँ आवेग आते हैं और इस बाहें जो आलिंद है इस आलिंद में संकुचन होगा और संकुचन के कारण जो संपूर्ण रुधिर है वो इस सिस्टमिक एरोटा, जिसको दैहिक धमनी चाप कहते हैं, इस दैहिक धमनी चाप के द्वारा संपूर्ण शरीर में संचरित कर दिया जाता है या फैला दिया जाता है या भेज दिया जाता है। अर्थात ये जो भाग बड़ा इसलिए बनाया है क्योंकि इस भाग में रुधिर जो है, इस भाग का जो रुधिर है, शुद्ध रुधिर है, उसको शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। अब देखिएगा यहाँ दो प्रकार के वलन तो आप देख रहे हैं, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच भी एक कपाट उपस्थित है और दूसरा जो कपाट है वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच भी उपस्थित है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच उपस्थित कपाट जो है, वाल्व जो है, उसको ट्राइकस्पिड वाल्व या त्रिवलन कपाट कहते हैं। इस कपाट का कार्य क्या मित्रों?
कपाट का कार्य सीधा सा कार्य, एक तो आपने ये देखा कि जो आलिंदों से ब्लड निलय के अंदर जा रहा है उसको जाने दे रहा है। उसके साथ साथ इसका दूसरा काम ये भी है, और वो काम है कि जब निलय की भित्ति में संकुचन होता है तो वो रुधिर वापस आलिंदों में नहीं चला जाए। उस रुधिर को कहाँ भरना होता है? निलय से एक तो भरना है पल्मोनरी आर्टरी में, और दूसरा भरना है सिस्टेमिक एरोटा में, दैहिक धमनी चाप में। तो आलिंदों और निलयों के बीच उपस्थित राइट में ट्राइकस्पिड वाल्व और लेफ्ट में बाइकस्पिड वाल्व, जिसको मिट्रल वाल्व कहते हैं, इन दोनों वाल्व का काम है कि जब रुधिर निलयों से शरीर के विभिन्न भागों तक संचरित किया जाता है, एक में तो जो राइट पार्ट राइट निलय है, राइट वेंट्रिकल है, वो तो फेफड़ों तक ही संचरित करता है बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, और जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है वो प्योर ब्लड को शरीर के संपूर्ण भागों तक संचरित करने का कार्य करता है। और वो कार्य है करता किसके द्वारा? सिस्टेमिक एरोटा। ये सिस्टेमिक एरोटा यहाँ से निकलते ही कई प्रकार की और धमनियों में बढ़ जाता है। यहाँ से शरीर के विभिन्न भागों में ब्लड को, ऊपरी भाग नीचे भागों तक ब्लड को ले जाने वाली संपूर्ण धमनियाँ इससे निकलती है, इससे उत्पन्न होती है। जो सबसे बड़ी धमनी है उसको सिस्टेमिक एरोटा या दैहिक धमनी कहते हैं, जो शरीर के संपूर्ण भाग में शुद्ध रुधिर का परिवहन करती है। सबसे बड़ी सबसे लंबी धमनी है। अब इस धमनी में रुधिर है वो अधिक दाब के साथ संचरित होता है। अब ये दो वाल्व तो आपने देखे, एक तो ट्राइकस्पिड वाल्व देखा और दूसरा बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व देखा। इसके साथ ही साथ जो आपको ये सिस्टेमिक एरोटा दिख रहा है, इधर ही उत्पन्न हो रहा है कौन? पल्मोनरी आर्टरी। इन दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट जहां से उत्पन्न हो रही है वहां पर विशिष्ट प्रकार के वाल्व उपस्थित रहते हैं। उन वाल्व का नाम है अर्धचंद्राकार कपाट। क्या नाम है? अर्धचंद्राकार कपाट। इंग्लिश में कहते हैं सेमीन्यूलर वाल्व। क्या नाम है मित्रों? अर्धचंद्राकार कपाट, सेमीन्यूलर वाल्व। इनका काम क्या रहता है? इनका काम ये होता है कि जब ब्लड यहाँ संचरित हो जाता है तो इस धमनियों के अंदर ब्लड को भरने के बाद ये ब्लड वापस निलयों में न आ जाए, इनको आने से रोकने का कार्य ये करते हैं। तो इस प्रकार से आपने संपूर्ण हार्ट की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जिसको हृदय की आंतरिक संरचना कह सकते हैं, उसकी स्टडी और अध्ययन किया है। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आज इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।